हेलो। तो आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स के आगे के टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हाफ लाइफ को देखा था। तो हाफ लाइफ के बाद वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, जहां पर को रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाता है आधे टाइम पीरियड पे। अब है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था कि रेट डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर वन के या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहां पर को जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किस पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर टू पे। मतलब कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसकी पावर टू होगी। यहाँ पर को एक तरीके से स्क्वायर समझ लो, वहां पर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सपोज करते हैं, ये देखो, टू आर गिव्स टू पी, टू कैपिटल आर जो बड़ा आर है यहाँ पर को रिएक्टेंट और बड़ा पी प्रोडक्ट से डिनोट। आप कुछ भी ले सकते हो रिएक्शन और एग्जांपल भी ले सकते हो। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर को, ये देखो, छोटा आर जो रेट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़े आर का स्क्वायर। छोटा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़े आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर को पावर टू है वो। ठीक है, पावर टू क्यों है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होगी, तब ऑर्डर इसका टू हो गया। अब देखो, ऐसी हमारे पास अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसके लिए अब क्या निकालना चाहें, फॉर्मूला निकालना चाहें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो कैसे करके निकाल सकते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ में क्या लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन के लिए जो A प्लस बी गिब्स प्रोडक्ट P है, दो रिएक्टेंट है हमारे पास A प्लस बी, इसकी ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट P दे रहे हैं। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B। अब यहाँ पर को भी A की पावर वन, B की भी पावर वन होगी, तब जाके ऑर्डर टू आएगा, वन प्लस वन टू। अब देखो इसके आगे का, ये देखो, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर को दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ऑर्डर क्या हो गया फिर हमारा, वन प्लस वन इक्वल टू टू। देखो यहाँ पर को जो मैं कह रहा था, ये ए रिएक्टेंट हमारा डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। इसका मतलब दो पे डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वन कंसंट्रेशन इसकी भी वन कंसंट्रेशन, तब वन प्लस वन टू हुआ। वही चीज हुई है यहाँ पर को। देखो ये ऊपर का पार्ट, ठीक है, इसको देख लो एक बार, ये नीचे कर देता हूँ। ये देखो, ऑर्डर इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू टू। अब देखो भाई, ये देखना, रिएक्शन एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे टू एच आई है हमारे पास, तो वो अगर डिकम्पोज हो रहा है तो क्या क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन। तो देखो, टू एच आई है, गिब्स एच टू प्लस आई टू, तो इसके दो, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल आयोडीन का दे रहे हैं। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा एच आई पे, और एच आई की कंसंट्रेशन पावर टू पे। अब टू पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होगी, तब जाके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, टू। अब देखना अगला एग्जांपल, CH3COO C2H5 प्लस NaOH। मतलब कि दो हमारे पास रिएक्टेंट है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH। तो यहाँ पर को क्या कर रहे हैं, देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जा रही है। CH3COO तो वैसा ही रह रहा है, Na के साथ रिएक्ट करके वो CH3COO Na बना दे रहा है, और जो C2H5 है वो इसके NaOH के OH के साथ जाके अल्कोहल बना दे रहे हैं। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर को जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट होगा यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये किसके, CH3COO C2H5 इसकी पावर वन और NaOH की पावर वन के। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा। हो जाएगा ना इतना। अब देखो, अब अगर हम लोग को क्या निकालना है, ये तो एग्जांपल देखे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। अब अगर हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो कैसे करके निकाल सकते हैं, देखना इसको। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन निकाली, वैसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए भी होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो देखो, अगर हम लोग इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन निकालनी है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम लोग पहले सपोज करते हैं कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आप चाहो तो रियल की जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है उनको भी कर सकते हो सपोज। अब देखो, मैंने ये वाली सपोज करी है, टू आर गिव्स टू पी, मतलब कि यहाँ पर कोई रिएक्टेंट के पावर आगे से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू ले रखे, गिब्स प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो उसके आगे से मल्टीप्लाई हुआ है वो टू है, गिब्स क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट पी दे रहे हैं। अब देखो, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितनी हो रही है, ये देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितनी हो रही है इसकी, रिएक्टेंट की ए, और प्रोडक्ट की जीरो होगी। ये ए गलती से लिखा है, ठीक है, प्रोडक्ट की भी जीरो होगी, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कहां से बन जाएगा, तो यहाँ जीरो लिखना, टाइम जीरो पे। अब देखो, कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना बना वो हमको पता नहीं है, तो रिएक्टेंट में से घट के तो बना होगा ना प्रोडक्ट, तो जितना प्रोडक्ट बना है उतना रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन में से माइनस कर दूंगा, हो जाएगा इतना टी टाइम पीरियड में। तो अब देखो यहाँ पर को कितना आसान है। देखो, रेट लॉ के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हमारा रेट
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ले विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकाल ले, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम टी पीरियड पे, तो कैसे करके बता सकते हैं। देखो प्रोडक्ट हमारा कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है, तो देखना डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा ना, डी एक्स अपॉन में डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की पावर टू। ए माइनस एक्स के यहाँ पर को रिएक्टेंट उसकी पावर टू पे। अब देखो डी एक्स अपॉन में डी टी है, डी एक्स अपॉन में डी टी मतलब कि प्रोडक्ट जितना बन रहा है अपॉन में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू के टू, के टू क्या हो जाएगा यहाँ पर को रेट कांस्टेंट, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो मैं क्या करूंगा, डी एक्स के नीचे क्या ले आऊंगा, ए माइनस एक्स ले आऊंगा, यहाँ पर को दिख रहा है डी एक्स, इसको या थोड़ा और बड़े में कर लेता हूँ, ये देखो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है वो, जनरली क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो तब उसकी पावर टू है। तो dx के नीचे इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई से a माइनस एक्स लिया है तो वो बराबर किसके हो जाएगा, k2 के बराबर तो था ही यहाँ पर को k2 के, dt भी इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखना इंटीग्रेट करने के लिए, ये देखो यहाँ पर को साफ नहीं आया था ना तब मैंने ऐसे बताया, ये देखो इंटीग्रेट करूंगा अब अगर इस इक्वेशन को तो क्या आया था हमारे पास, डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के टू डी टी। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा इसको तो देखना क्या बनेगा, ये इसके आगे से इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू डी टी। तो इसका तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करके वन अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, इतना वन अपॉन ए माइनस एक्स जनरल मैथमेटिक्स के पार्ट है, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं तब आए। और K2 तो कांस्टेंट है वैसा का वैसे रहेगा, dt का क्या हो जाएगा टाइम t प्लस आई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो अब टाइम इक्वल टू जीरो पे और x क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो जो अमाउंट बना है प्रोडक्ट का, तो a माइनस एक्स क्या होगा हमारा a के बराबर, क्योंकि टाइम जीरो है प्रोडक्ट जीरो बने हैं तो रिएक्टेंट में से अगर जीरो माइनस करेंगे तो रिएक्टेंट ही तो बचेगा। तो हमारा यहाँ पर को क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए किसके बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। क्यों आ जाएगा देखना, अब ध्यान से देखो यहाँ पर को ये इक्वेशन देखो, वन अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स क्या है जीरो है, के टू मल्टीप्लाई बाई टी, टी क्या है जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो, तो वन अपॉन ए माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन ए के, जो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, आई के, कैपिटल आई के। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, अब इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू, ए माइनस एक्स की वैल्यू कहाँ इक्वेशन सेकंड में, देखो इधर ये वन अपॉन ए माइनस एक्स वैसा का वैसा ही उतार दूंगा, के टू टी वैसा का वैसा ही उतार दूंगा, आई की जगह क्या आ जाएगा वन अपॉन ए हो जाएगा ना इतना, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूँ। अब देखो अब क्या बोलूंगा मैं, ये देखो के टू टी को वहीं रहने दो, वन अपॉन ए माइनस एक्स वन अपॉन ए को इस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा के टू टी वैसा का वैसा ही रहने दिया इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए। थोड़ा इसको कॉपी में करोगे तब समझ में आएगा। अब देखना के टू टी वैसा का वैसा ही रहेगा, अब एलसीएम लेना है और कुछ नहीं। ये देखो क्या होगा एलसीएम ए माइनस एक्स और ए का, ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, इधर ए नहीं है तो इधर ए आ जाएगा इसके ऊपर, और इधर क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स, तो क्या आएगा ए माइनस बीच में है तो माइनस, और इधर ए माइनस एक्स नहीं है तो इधर ए माइनस एक्स। ये जनरल मैथमेटिक्स है, खाली कुछ नहीं है इसमें। अब देखो के टू वैसा का वैसा ही रखा है मैंने, क्योंकि मेरे को इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन चाहिए थी, तो के टू क्या है मेरा रेट कांस्टेंट है वन अपॉन टी, ये यहाँ से आया टी इधर भेज दिया, और क्या कर दिया, अब देखो ए माइनस एक्स था ना, तो इस पॉजिटिव ए से इस नेगेटिव ए कट जाएगा, और नीचे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो बचेगा क्या ऊपर, बस खाली एक्स ही एक्स बचेगा, तो हो जाएगा ना इतना। देखो करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर को होगा क्या देखना, a माइनस ब्रैकेट में क्या है ए माइनस एक्स, तो जब ये ब्रैकेट में हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा a माइनस ए प्लस एक्स, तो प्लस के a से माइनस का a कट जाएगा और ये प्लस का x वैसा का वैसा ही रहेगा, ये हमको मिल जाएगी इक्वेशन। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। तो ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ मैं, ये जो ऊपर दिखाया था वन अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टू टी प्लस वन अपॉन ए, तो इसको ग्राफ क्या बनेगा इसका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके इसका ग्राफ बनेगा। तो देखते हैं इसके ग्राफ को जरा, यहाँ पर को देखना है, ये रहा इसका ग्राफ, तो देखो देखो भाई ये रहा इसका ग्राफ, तो देखो ये है हमारी वन अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरफ है, और क्या हो रहा है टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर को कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो वन अपॉन ए माइनस एक्स इसकी कंसंट्रेशन, वन अपॉन ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं, वन अपॉन ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हो जाएगा। अब देखो हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन निकालने, तो ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहां सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के, उसको क्या बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो जाएगा।
तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हुआ था हमारा, क्या हुआ था कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जा रहा था और टाइम भी आधा हो जा रहा था, उसको हाफ लाइफ कहा था। ऐसे ही हमारा हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, ऐसे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका हाफ लाइफ बोलेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो दिखे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी ऐसा ही होगा। तो कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सपोज कर लेते हैं, देखो 2 R गिव्स P हो जाएगा इतना, टी इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए प्रोडक्ट की, लेकिन रिएक्टेंट की 0, और कुछ टाइम बाद एक्स अगर प्रोडक्ट बने तो रिएक्टेंट में से कितना कम हुआ होगा, ए माइनस एक्स, तभी तो एक्स प्रोडक्ट बना होगा। तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने K2 की वैल्यू अब भी निकाली थी। क्या निकाली थी, K2 इक्वल टू 1/T एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। इसको याद करने से बढ़िया है कि इसको प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आ जाएंगे, हो जाएगा नहीं। अब देखो एक्स इक्वल टू A/2 क्यों होगा, देखो क्योंकि हाफ लाइफ है हमारी, हाफ लाइफ है ये, देखो हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक्स की कंसंट्रेशन कितनी बनी होगी, ए का आधा बनी होगी, तभी तो रिएक्टेंट आधा हुआ है ना। डेफिनेशन पढ़ी है, देखो जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाए किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ बोलेंगे। तो टाइम भी क्या हुआ होगा यहाँ पर को, टी हाफ हुआ होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो आधा हुआ है। अब K2 की जगह में क्या रख सकता हूँ, K2 इक्वल टू 1/T की जगह क्या रख सकता हूँ, टी हाफ, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, A/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ए वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस A/2 हो जाएगा ना इतना। अब देखो कुछ नहीं करना है, इस माइनस A/2 को मैं कहाँ भेज दूंगा, ऊपर भेज दूंगा, ए माइनस A/2 को ऊपर भेज दूंगा। तो देखना करना क्या है यहाँ पर को, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना, फिर लास्ट पार्ट में हमारा करना क्या है, हम लोग को ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर को हमारा एक्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ए का आधा, ए क्या हमारा रिएक्टेंट सपोज करें, टी क्या है, टी हाफ। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, K2 ऐसा का वैसा ही रहेगा, ये देखो इसमें रखने बस 1/T की जगह टी हाफ हो जाएगा, एक्स की जगह A/2, क्योंकि प्रोडक्ट आधा बन रहा है ना रिएक्टेंट का, तभी तो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। और ए वैसा का वैसा ही रहेगा, अंदर का ए छोटा ए वैसा का वैसा ही रहेगा रिएक्टेंट, माइनस A/2। अब क्या करोगे, देखो कुछ नहीं करना है, बस हर जगह पूरा ये मैथ से लगानी है, हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, a माइनस A/2 है ना, तो एलसीएम लूंगा तो 2a माइनस A/2 आ जाएगा इस वाले पार्ट में, बस 2a माइनस A/2 आ जाएगा। ये a बाहर से वैसा ही रहेगा, अंदर के ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। 2a माइनस A/2 आएगा, तो बचेगा क्या, 2a माइनस A/2 में क्या बचेगा, A/2 बचेगा अंदर ही अंदर। अब देखो क्या होगा, ये देखना, ये K2 वैसा का वैसे रहेगा, इक्वल टू 1/T हाफ, A/2 ऊपर से वैसा ही है, इधर a वैसा का वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई A/2 हो जाएगा। अब देखो अगर ये जब ऊपर जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा A/2, तो A/2 जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हुआ होगा, यहाँ पर को इससे इसके साथ कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखना क्यों क्यों कटेगा, क्योंकि ऊपर जाके कहीं ना कहीं उससे क्या हो गया होगा, मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। A/2 ऊपर वैसा का वैसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 2/a हो जाएगा, तो 2 से 2 घटेगा, a से a घटेगा, तो बचेगा क्या, देखना K2 इक्वल टू 1/T हाफ, a अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 में a बचेगा, ठीक है। K2 इक्वल टू 1/T हाफ मल्टीप्लाई बाई 1/a। तो उसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K2 मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू 1/T हाफ। फिर T हाफ की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगी, देखो T हाफ इक्वल टू 1/K2a, बस इतना हो जाएगा ना। इधर ध्यान देना है, बस कुछ नहीं है इसमें, इसको एक बार दोबारा से सुन लो। a मल्टीप्लाई बाई a माइनस A/2 है, तो क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, 2a माइनस A/2 बचेगा, अंदर ही अंदर को सॉल्व करने, बस 2a माइनस A/2, तो क्या बचेगा, बस A/2 बचेगा। a मल्टीप्लाई बाई A/2 है, ऊपर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर को A/2 डिवाइड बाई A/2, तो क्या बचेगा, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A/2 मल्टीप्लाई बाई 2/a, तो कट जाएगी ऊपर की वैल्यू 1 बचेगा, बस क्या बचेगा, अब a बचेगा। तो क्या होगा, K2 इक्वल टू 1/T हाफ a। तो टी हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी हाफ को उधर भेज दूंगा तो 1/K2a। इतना समझ में आ जाएगा। इसको एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी में एक बार सॉल्व करना, तब जाके हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये देखो यहाँ पर को थोड़ा अजीब सा दिख रहा था ना, तब मैंने ऐसे करे, ये देखो इधर देखो भाई ध्यान से, थोड़ा साफ दिखेगा, ये वाला पार्ट साफ दिख रहा है, तब जाके मैंने अलग से बताया था। ये देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इतना था हमारे 1/2 एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, ये चीज हम लोगों ने ऊपर निकाली थी। थोड़ा और छोटा कर लो इसको, ये देखो क्लियर नहीं दिख रहे। तो अब देखो एक्स की कंसंट्रेशन a का आधी भी होगी, a क्या है रिएक्टेंट, t क्या होगा t हाफ हुआ होगा। K2 इक्वल टू 1/T हाफ, टाइम क्योंकि t हाफ है, x की जगह A/2, नीचे में क्या आएगा a मल्टीप्लाई बाई a माइनस में A/2।
तो बस वही सॉल्व करना है। टी आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/k2a। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह करना तो हो जाएंगी आपकी चीजें क्लियर। बस यहाँ ध्यान देना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, तब जाके होती है चीजें, तब जाके dx अपॉन में a माइनस एक्स का स्क्वायर 1/a माइनस एक्स आए। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।